बेटा हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए के हमने न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखा कि न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होते हैं और फॉस्फेट होता है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें हमने ये देख ली हैं कि एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या होता है। अब हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा? डीएनए स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम टोटल न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए आरएनए दोनों के ही बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर को। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किसने बताया? वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा। वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट, अच्छा मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि न्यूक्लियस यानी डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से मिलता है और इसको सबसे पहले पस सेल्स में देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक मीशर ने। सबसे पहले डीएनए को किसने देखा था? डीएनए आरएनए दोनों की बात हमने की थी। पहले मैंने आपको लिखवा भी दिया कि फ्रेडरिक मीशर ने डीएनए और आरएनए दोनों को ही न्यूक्लियस में देखा था। उसको उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया और न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? अल्टमान ने दिया। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी बेटा। ठीक है, अब हमने ये देखा कि अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड शब्द दिया। डीएनए टर्म डीएनए न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया था? अल्टमान ने। लेकिन डीएनए टर्म किसने दिया? ज़कारिस ने। ज़कारिस साइंटिस्ट थे। ज़कारिस ने डीएनए शब्द बताया। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डीएनए के मॉडल बताए, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया वॉटसन और क्रिक के मॉडल को। वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है ना। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वॉटसन क्रिक मॉडल को ही पढ़ेंगे। अच्छा, आपको एक चीज तो मैंने कल भी बताई थी, मैं फिर से बता रही हूँ कि डीएनए है क्या? डीएनए एक पॉलीमर है। क्या है ये डीएनए? पॉलीमर। डीएनए क्या है? पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। यानी कि डीएनए क्या है? डीएनए है चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या है बेटा? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और हमें पता है कि इसमें डीएनए में पेंटोज शुगर होती है। कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। सबके सिंबल लिखे हैं मैंने। ठीक है, ये वाली बात हमने समझी। अब हम लोग समझने जा रहे हैं क्या? डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। आज हम लोग स्पेशली वॉटसन क्रिक मॉडल को समझेंगे। ये जो साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन और क्रिक ने ये बताया कि डीएनए जो है वो इन्होंने डीएनए को हेलिक्स कहा। क्या कहा? हेलिक्स कहा। इन्होंने कहा यानी इनके अनुसार डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं। क्या है? दो स्ट्रैंड्स। अभी समझाएंगे स्ट्रैंड्स क्या होता है। तो वॉटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी टू स्ट्रैंड्स है, यानी दो स्ट्रैंड का मिलकर बना हुआ है। दो स्ट्रैंड्स किसका मिलकर बना है? दो स्ट्रैंड्स का मिलकर बना है। सपोज आपने दो रिबन ले लिए, रिबन होते हैं ना, 12 में लगाने वाले भी रिबन होते हैं। दो रिबन ले लिए, वो दोनों रिबन, एक रिबन एक चेन, दूसरा रिबन दो चेन। तो इस तरीके से ये दो रिबन हमने अगर ले लिए
अगर हमने दो रिबन ले लिए हैं इस तरीके से, तो जो दो रिबन हैं ये दोनों रिबन इस तरीके से कॉइल रहते हैं। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, क्या कहा इसको, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रैंड से बना हुआ है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ये दो स्ट्रैंड से मिलकर बना है। अब हम बात समझ लेते हैं कि हेलिकल का मतलब क्या है। हेलिक्स, हेलिक्स का बना हुआ, हेलिकल का मतलब क्या है, हेलिकल का मीन्स हेलिक्स का बना हुआ, हेलिक्स का बना हुआ। अब हेलिक्स का मतलब क्या होता है, हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स का मतलब होता है सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर। हेलिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, हेलिक्स का मतलब होता है सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर। बात समझे बेटा। ठीक है बेटा, तो हेलिक्स का मतलब क्या होता है, सीढ़ीनुमा, घुमावदार, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर यानी कि घुमावदार। डीएनए के ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, क्या है ये, दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के। ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे ये दोनों स्ट्रैंड्स यानी कि कैसे, देखिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ। जैसे कि हमने कहा ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड्स है। ये दोनों स्ट्रैंड्स, ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये यहाँ से अलग हैं, ये पूरे अलग हैं, दो रिबन है सपोज। ये दोनों स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको कैसे हैं, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। कैसे रहते हैं, पैरेलल, देख रहे हैं ना, पैरेलल आप लोग जानते हैं पैरेलल ही चलते हैं, ये पैरेलल चलेंगे, ये पैरेलल चलेंगे नहीं, आपस में ये कभी नहीं मिलेंगे। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। बात समझे ना, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। वाटसन और क्रिक ने कहा कि डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखिए पैरेलल हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और घुमावदार, हेलिक्स नहीं, ये घूमते हैं यूं, लेकिन आपस में कभी मिलेंगे नहीं, ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं, यानी कि ये एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको कि दोनों स्ट्रैंड्स, अभी तो मैम बता रही थी कि पैरेलल चलते हैं, अब मैम कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब कुछ और है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि जैसे कि जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, घुमावदार सीढ़ियाँ, अगर हम बात करते हैं तो जैसे घुमावदार सीढ़ियाँ आपस में कहीं नहीं मिलती हैं, कि रेलिंग कर लीजिए, उसकी जो रेलिंग होती है ना, घुमावदार सीढ़ियों की जो रेलिंग होती है, आपस में कहीं नहीं मिलती। तो आप देखिए, जिस तरीके से आपने देखा घुमावदार सीढ़ियाँ, घूमी हुई सीढ़ियाँ आपने देखी कहीं कहीं यूँ, तो आप देखिए सीढ़ी जो है क्या वो यूँ घूम रही है, जैसे कि ये सीढ़ी है, वो घूमी, यूँ घूमी, तो क्या इससे मिल जाएगी अब, जबकि यूँ घूम के यूँ घूम रही है, तो ये आपस में तो कहीं नहीं मिल रही। वो सीढ़ी तो यूँ ही है ना, यूँ ही चलती चली जा रही है, यूँ ही चलती चली जा रही है। घुमावदार आप देख रहे हैं, घुमावदार सीढ़ियों की जो तो रेलिंग बनी होती हैं, सीढ़ियों की जो तो रेलिंग होती हैं, वो रेलिंग आपने देखा है कि कभी आप उसको पकड़ के चलते हैं, रेलिंग को पकड़ के चलते हैं, घुमावदार सीढ़ियाँ हैं,
दोनों तरफ की रेलिंग को पकड़ के आप चल रहे हैं, क्या वो रेलिंग आपस में ऊपर जाके कहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही। यही तो है एंटी पैरेलल, आपस में कहीं मिल नहीं रही है, यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। एंटी पैरेलल कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि घुमावदार सीढ़ियाँ आपस में कहीं मिल नहीं रही हैं, यानी कि दोनों चेन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि जैसे कि एक ये है स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये है, ये वाला स्ट्रैंड 3 to 5 एंड कहा जाता है और ये दूसरा वाला स्ट्रैंड 5 to 3 एंड कहा जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत आगे तक काम आएगा बेटा। एंटी पैरेलल का मतलब है डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड 3 to 5 एंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड उसका अपोजिट 5 to 3 एंड होता है। देख रहे हैं ना, ये है एंटी पैरेलल। दोनों स्ट्रैंड्स तो पैरेलल है ना, दोनों स्ट्रैंड्स तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो तो पैरेलल ही रहेंगे, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, कहीं नहीं मिलेंगे आपस में जाके। जबकि वो घुमा हुआ स्ट्रक्चर है, डीएनए नहीं घुमा हुआ स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रैंड 3 to 5 एंड कहलाता है, दूसरा वाला स्ट्रैंड उसका अपोजिट होता है 5 to 3 एंड। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, अभी मैं यही समझाने जा रही हूँ आपको। इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है, बात को समझे। एंटी पैरेलल का मतलब है एक स्ट्रैंड में, इसको हटा दो बेटा, ठीक है ना, ये चीज को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ 3 to 5 एंड और 5 to 3 एंड का मतलब क्या है। चलिए ये मैंने बनाई है एंटी पैरेलल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? एंटी पैरेलल। अब देखिए एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या है। मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का, वो एक बार बनाते हैं किस तरीके से। देखिए ये हमने इस तरीके से पेंटोस शुगर बनाई थी, बनाया था। ये फर्स्ट एंड, यहाँ पर क्या जुड़ा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन यहाँ पर होता है। पहले कार्बन पर क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है, ठीक है। पहले कार्बन पर क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है। दूसरे कार्बन पर यहाँ पर H, यहाँ पर H है। तीसरे कार्बन पर यहाँ H और यहाँ पर OH है। चौथे कार्बन पर, पांचवें कार्बन पर क्या जुड़ता है मालूम है आपको ना? पहले कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ता है, पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ता है। बात को समझ में आ रही है बेटा? पहला कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, पांचवें कार्बन पर, ये पांचवा कार्बन ना, ये पांचवा कार्बन था, पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ गया। क्या जुड़ गया? फॉस्फेट जुड़ गया। अब ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। हमेशा याद रखना कि नेक्स्ट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, नेक्स्ट यानी कि अगला न्यूक्लियोटाइड, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड OH यहां पर जुड़ेगा, OH पर जुड़ेगा। ये याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हमने बता दिया कि पहला कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अभी अभी हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड की चेन है। डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड की चेन है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड की चेन है। एक न्यूक्लियोटाइड हमने ये बना दिया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इससे आके जुड़ जाएगा। बात को समझे? तो ये लाइन याद रखना, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड OH इस पर जुड़ेगा, थर्ड वाले पे। बात को समझो, ठीक है ना? अब मैं आपको एंटी पैरेलल बता रही हूँ, तो ये लाइन मैं हटा रही हूँ अभी, क्योंकि हमें अभी तो एंटी पैरेलल वाली चीज समझनी है। तो याद रखना कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं हम लोग, देखिए OH, ठीक। अब हमने कहा ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके नीचे बना दें। पहला या नाइट्रोजन जुड़ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा ये बना देते हैं, चलिए, ठीक है ना। चौथा ये कार्बन और पांचवा यहाँ पर
ठीक है, पांचवा ये है ना, पांचवा कार्बन ये है, तो पांचवा कार्बन जो है इससे क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। पांचवें कार्बन पर क्या जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवें पर ये जुड़ गया फॉस्फेट। ये फॉस्फेट आपको मालूम है, अभी अभी मैंने कल उस दिन बताया था, ये फॉस्फेट इस OH के साथ जुड़ गया। देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, मैंने कहा था ना अभी कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ेगा। देखिए जुड़ गया, ये जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, बात को समझो बेटा। तो अब आप ये देखिए कि ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे ऐसे तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा। जो पहला ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे जुड़, देखिए जुड़ गया ना ये दोनों, ये न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया। अब आप ये देखिए कि इस वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा वाला कार्बन फ्री है बेटा, पांचवा कार्बन फ्री है। ये हो गया 5 एंड, बात को समझे। ये एक स्ट्रैंड बना रही हूं मैं, एक स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये वाला बन रहा है, देखिए 5 एंड। इस वाले न्यूक्लियोटाइड का 5th वाला एंड फ्री है ना, और इस वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 वाला एंड फ्री है। बात को समझे, ये मत समझना कि यहाँ पर इसको हमने फ्री कर दिया, इसके नीचे जो भी न्यूक्लियोटाइड आएगा वो ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे कि जहां पर ये चेन खत्म होगी तो उसका 3rd वाला एंड ही फ्री होगा। बात को समझे ना, ये इस तरीके से ही जुड़ते हैं कि इसके 5th कार्बन पे फर्स्ट पर जुड़ा है, ठीक है ना, जुड़ा तो इसके 5th कार्बन पर ही है, लेकिन इसके 3rd से जुड़ गया। 5th कार्बन पर इसके 3rd कार्बन के साथ ही जुड़ गया, 5th कार्बन पर 3rd कार्बन पर, 5th कार्बन पर 3rd कार्बन पर, इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। तो लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका 3rd वाला एंड फ्री हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जैसे कि इसका, दो में ही समझ में आ जाती है ये बात तो दो न्यूक्लियोटाइड में ही समझ में आ रही है बेटा। एक न्यूक्लियोटाइड ये है, इसका 5वां कार्बन फ्री है, देखिए फ्री है कि नहीं, फ्री है 5वां कार्बन। क्यों फ्री है, आप कहेंगे कि यहाँ तो फॉस्फेट जुड़ा है, भाई फॉस्फेट जुड़ा है लेकिन OH के साथ जुड़े है। आपको मालूम है इसका फॉस्फेट का OH जो है वो 5वें कार्बन के H के साथ में मिलकर क्या बना लेता है, H2O को रिमूव कर देता है। तो वो यहाँ से खाली है अभी, फॉस्फेट जुड़ा है, तो यहाँ पर इसका 5th एंड फ्री है और इसका 3 एंड फ्री है। तो ये वाला स्ट्रैंड हो गया 5 to 3। इसको लिखने का तरीका होता है ऐसा, 5 to 3। ये वाला स्ट्रैंड हो गया 5 to 3। तो इसका मतलब दूसरा वाला स्ट्रैंड कौन सा बनेगा, 3 to 5 वाला बनेगा। दूसरा वाला स्ट्रैंड कैसा बनेगा बेटा, 3 to 5। ये 5 एंड फ्री, 5 एंड फ्री और इसका 3 एंड फ्री, यानी कि इसका 5वां कार्बन फ्री इस वाले न्यूक्लियोटाइड का, और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन फ्री होगा। इसीलिए इस वाले स्ट्रैंड को बोलेंगे 5 to 3। बात समझ में आ रही है। चलिए पहला स्ट्रैंड बनाया हमने एक, अब हम दूसरा स्ट्रैंड बना लेंगे। ये दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए हम लोग किस तरीके से बनाएंगे बेटा, इसको हमें बनाना पड़ेगा इस तरीके से, यानी कि हम इसको, अब दूसरा स्ट्रैंड है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए ये जिस तरीके से ये फर्स्ट कार्बन था, तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट कार्बन, इसको मैं थोड़ा ऊंचा बना लेती हूँ जिससे कि हम बगल में आ जाएंगे इसके, ऐसे। देखिए ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और यहाँ पर 5वां कार्बन, इस तरीके से। पहला कार्बन ये है तो यहाँ से तो नाइट्रोजन, देखिए इस वाले न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन ये, इस वाले न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन ये, ऐसे ही इसके ऊपर बनाना पड़ेगा बेटा हमें। देखिए इसका यहाँ पर OH फ्री है, ये देख लीजिए। सेम इसी तरीके से बनेगा, उल्टा बनाना पड़ेगा लेकिन क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये बेटा, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। पहले कार्बन पर ये जोड़ गया, देख लीजिए,
नाइट्रोजन बेस, ठीक है। यहाँ पर ये इसका तीसरा कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन देख रहे हैं फ्री है, ये फिफ्थ कार्बन फ्री दिख रहा है आपको, फिफ्थ फ्री दिख रहा है ना। यहाँ पर थर्ड वाला है, यहाँ पर ये इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवें पर क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ये फॉस्फेट किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ ही जुड़ेगा ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। सेम इसी तरीके से हमने बनाया था, आप देख रहे हैं। अब आप ही देखिए कि इसका 3 एंड फ्री, थर्ड कार्बन फ्री है कि नहीं है, थर्ड कार्बन फ्री, इसका फिफ्थ कार्बन फ्री। देख लीजिए आप अपने आप, आपको दिखाई दीजिएगा, एक स्ट्रैंड ये है डीएनए का, एक स्ट्रैंड ये है डीएनए का। आप देख रहे हैं इसका फिफ्थ कार्बन फ्री है और लास्ट में जहाँ इसका एंड होगा वहां पर इसका तीसरा कार्बन फ्री है। इसके अपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड बना है उसका आप देख लीजिए, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। इसका 3 एंड फ्री दिख रहा है आपको और यहाँ पर इसका 5 वाला एंड फ्री दिख रहा है। तो ये 3 to 5 वाला एंड हो गया, यानी कि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये 3 to 5 है, ये वाला स्ट्रैंड 5 to 3 है और ये वाला स्ट्रैंड 3 to 5 है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रैंड का फिफ्थ कार्बन फ्री, एक स्ट्रैंड का फिफ्थ कार्बन फ्री तथा एंड में, यानी कि इसके एंड में थर्ड कार्बन फ्री। तो फिफ्थ कार्बन फ्री, थर्ड कार्बन फ्री, तो ये 5 to 3 एंड इस तरीके से लिखते हैं। सेम दूसरे स्ट्रैंड का थर्ड कार्बन फ्री तथा एंड में, चेन के एंड में फिफ्थ कार्बन फ्री, तो ये कहलाएगा 3 to 5 एंड। बात को समझे, ये है मतलब एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ये है, बात को समझे बेटा हैं। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, लेकिन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड 3 to 5 वाला होता है और दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 वाला होता है। बात को समझे, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे से समझ लीजिए एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एंटी पैरेलल का मतलब है क्या। ये है एंटी पैरेलल, ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है बेटा, अच्छे से समझ लीजिए, इसको बना लीजिएगा जरूर, एक दो बार बना के देखेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि ये बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि 3 to 5 एंड और 5 to 3 एंड का मतलब क्या है। फ्री वाला है 3 to 5 थर्ड एंड फ्री, फिफ्थ एंड फ्री। ये तो वॉटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें कि 2 स्ट्रैंड होते हैं, और हम लोग उसको उन्होंने कहा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल यानी हेलिकल मैंने आपको बताया कि क्या होता है। तो ये वॉटसन क्रिक ने बताया था कि एंटी पैरेलल का मतलब क्या है। चलिए अब अगर हम लोग डीएनए के नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, डीएनए के नाइट्रोजन बेस, तो वो नाइट्रोजन बेस एडेनिन किस तरीके से जुड़ते हैं। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमीन जुड़ती है, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमीन जुड़ती है डबल बॉन्ड के साथ। ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ती है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। बात को समझे, एडेनिन के साथ हमेशा, आप कहेंगे एडेनिन क्या है, प्यूरिन, तो प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन जुड़ेगी हमेशा। प्यूरिन और प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ती हैं, प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन जुड़ती है हमेशा। प्यूरिन के साथ क्या जुड़ती है, पायरिमिडीन जुड़ती है। तो एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगी हमेशा डबल बॉन्ड के साथ। ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ेगी
ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये बॉन्ड कौन से हैं? ये जो बॉन्ड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, जो कि वीक बॉन्ड्स होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। जरा सा गर्म करेंगे तो टूट जाएंगे, जरा सा गर्म करेंगे तो टूट जाएंगे। तभी तो किसी भी एंजाइम से इनको तोड़ा जा सकता है। अगर ये टूटेंगे नहीं, अगर ये टूटेंगे नहीं तो फिर तो डीएनए का रेप्लिकेशन ही संभव नहीं है बेटा। इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनको जोड़ने के। तो नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ते हैं? नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है। तो अगर हम लोग अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एंटी पैरेलल बनाते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल बनाते हैं। देखिए किस तरीके से इसको बनाएंगे। हमने कहा कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। देखिए इसको ये हमने इस तरीके से बनाएंगे इसको। देख रहे हैं आप इस तरीके से। देखिए ये एक स्ट्रैंड बनाया हमने, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ से बनाएंगे। देखिए देखिए देख रहे हैं आप, दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगी। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रहेगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रहेगी। ये वाला स्ट्रैंड देखिए, ये अगर हमने कहा कि ये 5, ये खत्म कहाँ हो रहा है? यहाँ। ये 5 to 3 है और ये 3 to, अगर ये 5 to 3 है तो दूसरा वाला ये 3 to 5 होगा। आप देख रहे हैं ये है एंटी पैरेलल कंडीशन। क्या है ये? एंटी पैरेलल कंडीशन है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि एंटी पैरेलल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटी पैरेलल कहलाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए बेटा कि यहाँ पर ये एंटी पैरेलल कंडीशन बन गई इसकी। अब इसके बीच में ये आप देखें, ये यहाँ पर शैलो ग्रूव है, ये कम गहरा है और ये ज़्यादा गहरा है। तो इस वजह से ये गहराई के अकॉर्डिंग हम इसका एक चक्कर मानते हैं, यानी कि यहाँ से लेके जो स्मॉल ग्रूव है, छोटी ग्रूव है, छोटी ग्रूव से लेके छोटी ग्रूव तक का एक चक्कर, बड़ी ग्रूव से लेके बड़ी ग्रूव तक का एक चक्कर। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर। छोटी ग्रूव ले लेते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितने बेस पेयर होते हैं? एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स होते हैं। देखिए इसको यहाँ से हटा देती हूँ मैं। हम एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने एक चक्कर इसको माना। बात को समझे ना? बड़ी ग्रुप से लेके बड़ी ग्रुप तक
एक चक्कर, या तो छोटी ग्रुप से लेके छोटी ग्रुप तक एक चक्कर मान लीजिए। तो एक चक्कर आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से हमने, तो एक चक्कर में डीएनए के एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स होते हैं। डीएनए के एक चक्कर में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स। ये बेस पेयर्स यहाँ बीच में लगे रहते हैं, जो भी हमने बताया ना, ये एडेनिन एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, तो ये बीच में लगे रहते हैं ऐसे। बात समझे ना, ये बीच में लगे रहते हैं बेटा बेस पेयर्स हमेशा। तो आप ध्यान रखना एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स होते हैं एक चक्कर में? एक चक्कर में 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग कल ये समझेंगे कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए के इस स्ट्रक्चर के बारे में और क्या क्या चीज़ें बताई। थोड़ी समझने वाली चीज़ें हैं बेटा, उनको समझते रहिएगा और आराम से समझेंगे, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि डीएनए में आज मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। वाटसन क्रिक का एंटी पैरेलल वाली चीज़ याद रखिएगा, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, ये याद रखिएगा। ये किस तरीके से डीएनए कॉइल रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 3 to 5 और 5 to 3 स्ट्रैंड्स का मतलब क्या है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम वाटसन क्रिक ने और क्या क्या कहा ये समझेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग वाटसन क्रिक ने और क्या क्या कहा ये समझेंगे। फिर मैं आपको कुछ बेस पेयर के रूल्स समझाऊंगी, चारगाफ रूल समझाऊंगी और बेस पेयर का रूल समझा दूंगी। ठीक है।